प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सृजन पुस्तक के अध्याय 14 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय निबंध है। इस निबंध में लेखक ने एक तरफ संस्मरणात्मक स्थिति का परिचय दिया है, वहीं पर इन्होंने यात्रावर्त की भी स्थिति को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जो निबंध है, इसमें इन्होंने दो तीन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहली बात तो ये कि ठेले पर हिमालय जो शीर्षक है वो कैसे लेखक के दिलो दिमाग में आया। दूसरी बात ये कि जो हिमालय की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो सौंदर्य है, वहाँ की जो सुंदरता है, प्रकृति का जो आंचल है, उसमें उन्होंने हमें बखूबी रूप से वो लेकर के चले जाते हैं और वहाँ के सौंदर्य का आनंद भी लेते हैं। लेखक की मन स्थिति है, उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कहने का तात्पर्य, धर्मवीर भारती जी ने कई जो पड़ाव हैं, उन पड़ावों को पार करते हुए, कई जो हमारे सामने जो आवरण हैं, उन आवरणों को हटाते हुए उन्होंने इस सुंदर निबंध का परिचय या इस सुंदर निबंध को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम बात करते हैं लेखक परिचय के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हुई। इनका जन्म अत्तरसुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का भी इन्होंने संपादन किया और उसके बल पर काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। इससे पूर्व भारती जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ये इनके उपन्यास हैं। इसके अलावा ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कन्नुप्रिया, सपना अभी भी व आदंत, ये इनका काव्य संग्रह है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। अंधायुग इनका प्रसिद्ध पद्य नाटक है। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती इनके निबंध संग्रह है। इनके अलावा इन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सर्जन कर पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत जो निबंध है ठेले पर हिमालय, इसमें लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। अर्थात नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का इन्होंने चित्रण किया है। सोमेश्वर घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है और यहाँ पर ये जो स्विट्जरलैंड को लेकर के और प्रश्न भी पूछा गया है। ठेले पर लदी बर्फ की सिलियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों एक बात और बता दूं कि ठेले पर हिमालय जो शीर्षक है, वो शीर्षक भी इसी आधार पर उनको मिला, या यूँ कहें कि उनके अंतर्मन में इस शीर्षक की उपज हुई। यहाँ पर लेखक के संदर्भ में कहा गया है
कि जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती गाठी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त साप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद्व से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। तो हम बात करते हैं ठेले पर हिमालय निबंध के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ने बताया है, सबसे पहली जो बात, पहला ही जो प्रश्न बनता है वो शीर्षक को लेकर के बनता है कि प्रस्तुत जो शीर्षक है वो लेखक को कैसे मिला। तो ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है न, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की शीलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक बात कर रहा है वो इस पाठ के शीर्षक के संदर्भ में बात कर रहा है कि लेखक और उनका जो एक मित्र हैं, जो कि उपन्यासकार हैं, अध्यापक हैं, वो उनके साथ पान की दुकान पर खड़े हुए हैं और उधर से कोई ठेले वाला ठेले पर बर्फ़ की सिलियाँ लादे हुए आता है। उनका मित्र, जिनका जन्म स्थान अल्मोड़ा है, वो जैसे ही उसको देखते हैं उन्हें अपने जन्म स्थान की याद आ जाती है। वहाँ पर वो खो जाते हैं, यादों में खो जाते हैं और वो एक बात कहते हैं कि यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और इसी के साथ लेखक के दिलो दिमाग में ये जो शीर्षक है ठेले पर हिमालय, ये शीर्षक तुरंत वहाँ पर उपज जाता है, मन में ये विचार उनके कौंध जाता है। इसी को आधार बना करके फिर वो पूरा ये निबंध है उसको प्रस्तुत करते हैं। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है, पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है और अगर नई कविता से नाराज हों, संतुलित गीतकार हों तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटें, उतर जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक एक बात और प्रस्तुत कर रहा है कि जो साहित्यिक रचनाएं लिखने वाले हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो उन लोगों के लिए भी ये शीर्षक एक नया है और इस शीर्षक को आधार बना करके, इसकी विषय वस्तु को आधार बना करके, जैसे कविता है, गीत है आदि, यानी कि इनको लिखा जा सकता है, इनकी रचना की जा सकती है। इसी क्रम में आगे लेखक कह रहा है कि ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकान पर बिको। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो पंक्ति आई है कि ठेले पर लदो, पान की दुकान पर बिको, यहाँ पर लेखक ये कहने का आशय है कि जो एक नया शीर्षक हमें मिला है, इस नए शीर्षक को आधार बना करके हमें नई रचना करनी चाहिए, नया साहित्य सर्जन करना चाहिए। और उस साहित्य सर्जन में जो विषय है वो विषय भी यानी कि एक जीवन से जुड़ा हुआ साधारण, सहज और सरल विषय को अपने को लेकर के और फिर लिखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसमें नवीनता भी बनी रहे और वास्तविकता भी बनी रहे। आगे लेखक यहाँ पर कह रहा है, ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से
बात करते देखा है। चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। यहाँ पर जो लेखक बात कहना चाह रहा है वो बात हिमालय के सौंदर्य के बारे में कहना चाह रहा है। दूसरी बात यहाँ पर लेखक के मित्र से भी जुड़ी हुई है। लेखक का जो मित्र है वो भावनाओं में बह जाता है, वह यादों में खो जाता है। तो वहाँ पर उनको आधार बना करके भी उन्होंने यही बात कही है कि भाई जो शीर्षक उनके अंतर्मन में आया उसके बारे में अपने उस मित्र को भी बताया और वो हंसे भी। और उस समय ऐसा लगा कि ये जो बर्फ है वो उनके मन पर खरोंच गई। कहने का तात्पर्य है कि एक उनके हृदय पर लकीर से खींच गई और वो उन्होंने उस बर्फ को बहुत नज़दीक से देखा है और उस हिमालय की सौंदर्य को उन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखा है और उस सौंदर्य को इस रूप में भी देखा है कि जैसे कि जो हिमालय की शिखर रेखा है वो चांद तारों से बात कर रही है। चांदनी में उजली जो बर्फ को धुंधले हल्के नीले आकाश में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। यहाँ जो लेखक बात कर रहा है वो साहित्यिक रूप में बात कही है। इन्होंने यहाँ पर साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है और यहाँ एक तरह से मानवीकरण ही कर दिया है कि जिस प्रकार से जो हिमालय है कि जो बर्फ है वो चांद तारों से बात कर रही है। हल्के नीले जो आकाश है उसमें एक तरह से दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते हुए बताया है। कहने का तात्पर्य कि ये जो हिमालय की बर्फ है वो उनके मन पर एक लकीर सी छोड़ जाती है, एक याद छोड़ जाती है और हर बार जैसे ही यानी कि वो याद उन्हें आती है तो उनका मन है वो पीरा उठता है। पिराने का मतलब होता है दुखी होना, दर्द होना, यानी कि वो दुखी हो जाते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। लेखक कह रहा है कि इस बात को मैं जानता हूँ क्योंकि उस प्राकृतिक सौंदर्य का, उस सुंदर बर्फ को मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। इसी क्रम में आगे देखिएगा, लेखक कह रहा है कि सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। डालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कौसानी पहुंचे तो सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक की बात कह रहा है वो कौसानी के संदर्भ में कह रहा है कि कौसानी का जो सौंदर्य है वो देखने के लिए ये लोग गए, वहीं पर रास्ते का चित्रण किया है और बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें यानी कौसानी के रास्ते को लेकर के भी प्रश्न किया जा सकता है, इसलिए हमें इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये कौसानी जैसे गए हैं तो रास्ते का चित्रण करते हुए लेखक यहाँ पर कह रहा है कि नैनीताल से हम रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक जो मोड़ हैं उनको पार करते हुए वो कोसी पर पहुँचे। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी भी है और कोसी स्थान का भी नाम है। यहाँ पर लेखक आगे कह रहा है कि कोसी से एक सड़क अल्मोड़े की तरफ चली जाती है और जो अल्मोड़ा है वो तो आपको पता ही है कि जो लेखक के उपन्यासकार जो मित्र हैं उनका जन्म स्थान है। दूसरी ओर कौसानी, तो यानी कि ये कौसानी का सौंदर्य देखने के लिए चले जा रहे हैं और वहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही कष्टप्रद, सूखा और कुरूप है। पानी का कहीं भी रास्ते में नामो निशान नहीं है, सूखे और भूरे पहाड़ हैं, हरियाली का भी कहीं नाम नहीं है। पहाड़ों को काट करके, ढाल को काट करके रास्ते बनाए हुए हैं और जो अल्मोड़ा का एक नौसिखिया अर्थात जिसने अभी अभी ही
वाहन चलाना सीखा है और एकदम लापरवाह है। वो ड्राइवर भी, यानी कि बस के जितने भी जो मुसाफिर थे, जितने भी जो सवारी थे, यानी कि उनकी बुरी हालत कर दी। कहने का तात्पर्य वो सभी भयभीत हो गए। यहाँ पर जो बात आई है, सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, अर्थात सभी जो सवारियां हैं, सभी जो राहगीर हैं, या फिर जो भी यात्रा करने वाले जो लोग हैं, और वो उस समय काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे। अब वहाँ उतर गए, बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टिन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्मों के पुण्य से ही मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है उसी रास्ते की बात कर रहा है, उसी संदर्भ में कह रहा है, अपने स्वयं की जो शारीरिक स्थिति है उसके बारे में बात कर रहा है। लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कोसानी जाने वाले सिर्फ जो यात्री थे वो तो 2 थे और वो वहीं उतर गए। बस अल्मोड़े की ओर चली गई। सामने के एक टिन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। कहने का मतलब जो लेखक है और उनके साथ जो एक व्यक्ति है, यानी कि वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। यात्रा करने के कारण उनका जो स्वास्थ्य है वह भी एक तरह से थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, सुस्ती आ जाती है और वहाँ का जो मौसम है उसमें भी उमस थी। 2 घंटे के बाद में कोई दूसरी यानी कि लॉरी गाड़ी जो है वो आकर के रुकी और वहाँ पर यानी कि प्रसन्न बदन, यानी कि एक तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे से शुक्ल जी उनको आते हुए देखा। शुक्ल जी, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात है। और जैसे ही यानी शुक्ल जी को देखा तो यानी कि उनकी जान में जान आ गई, अर्थात वो बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर लेखक का कहना है कि शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था, अर्थात कोसानी के जो सौंदर्य को निहारने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही उनको आमंत्रित किया था। यहाँ पर शुक्ल जी के संदर्भ में लेखक कह रहा है कि खुद वो एक तरह से उनके चेहरे को जैसे ही देखा जाए तो सारी की सारी जो थकान है वो या सुस्ती है वो दूर हो जाती है। और जो लेखक यहाँ पर एक बात ये भी कह रहा है कि जहाँ थकान दूर होती है वहीं पर शुक्ल जी के चेहरे पर किसी भी तरह की इस तरह की स्थितियाँ अर्थात थकान, सुस्ती वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, अमिलजोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। ये पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। यहाँ पर लेखक आगे कह रहा है कि जैसे ही शुक्ल जी उधर से आ रहे हैं उनके साथ में एक व्यक्ति और आ रहा है और यहाँ भी ये प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी के साथ में आने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था और उसकी क्या विशेषता बताई गई। तो देखिएगा उनकी विशेषता भी कि और उनका कार्य भी कि लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिलजोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून
यानी कि पैंट पहने हुए, कंधे पर ऊनी जो जर्किन है वो डाले हुए हैं और उनके बगल में लटकता हुआ थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर अर्थात कोई दूरबीन जैसा ही कुछ है। और खासी अटपटी चाल थी उन बाबू साहब की। दुबला और पतला सींक या शरीर, सींक की भांति पतला शरीर और उस पर उनका झूमते हुए आना, ये उनकी विशेषताएं हैं। और जैसे ही लेखक उन्हें देखता है और शुक्ल जी के साथ वह व्यक्ति आ रहा है तो लेखक को बड़ी उत्सुकता हो गई और लेखक की उत्सुकता को शुक्ल जी तुरंत समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उनका परिचय दिया कि ये हमारे शहर के मशहूर चित्रकार सेन हैं और इनको इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है और उस पुरस्कार से मिली हुई राशि के द्वारा ही यानी कि वो छुट्टियां बिता रहे हैं। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया, कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। यहाँ पर एक तरफ तो सेन की विशेषता बताई गई है कि थोड़ी देर में उनके साथ वो घुल मिल जाते हैं, अर्थात वो भी बहुत ही संजीदा व्यक्ति है। यहाँ लेखक एक बात कह रहा है, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, तो इस पंक्ति को अपने को ध्यान में रखना है कि उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो लेखक के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ गए। और उस प्रश्न का उत्तर हम आगे ही यानी कि पाएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर लेखक आगे इसी क्रम में कह रहा है कि कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। लेखक यहाँ पर आगे कह रहा है कि जैसे शुक्ल जी और सेन साहब उनको मिल गए, उसके बाद में यानी कि जो रास्ता वो तय कर रहे हैं तो वो रास्ता यानी कि कोसी से शुरू कर रहे हैं। और कोसी से पहले वाला जो दृश्य था यानी कि वह थोड़ा सा अलग प्रकार का था और यानी कि हरियाली नहीं थी। जो नौसिखिया ड्राइवर था उसने भी उनकी हालत बिगाड़ दी थी। वहीं पर ना कहीं पर पानी का निशान था। पर अब बात यह है कि अब कुछ इस सफ़र में थोड़ा नया बदलाव आया है। यहाँ लेखक कह रहा है कि सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई जो कोसी नदी है और उनके किनारे पर बसे हुए जो गांव हैं, चारों ओर जो हरे और मखमली खेत हैं और सोमेश्वर की जो घाटी है वो तो बहुत सुंदर थी, बहुत हरी भरी। और लेखक इसी क्रम में आगे कह रहा है कि एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी या उसमें गिरने वाले जो नदी नालों पर बने हुए जो पुल हैं वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। जो सड़क है वो कहीं कहीं पर निर्जन जो चीड़ के जो वृक्ष हैं या उनके जो जंगल हैं उनसे गुजर रही थी, टेढ़ी मेढ़ी, और ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर वो धीरे धीरे बस है वो चली जा रही है। सारा जो रास्ता है वो बड़ा सुहावना है और उस थकावट के बाद उसका सुहानापन तो हमें भी तंद्रालस बना रहा था, अर्थात उस सौंदर्य को देख करके। और जो लेखक है उनके ऊपर भी एक तरह से नींद ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, या फिर यूँ कहें कि नींद का जो आलस है वह भी उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता चला जा रहा था। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है, पर ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है।
यहाँ पर लेखक इसी क्रम में वो कह रहा है, यानी कि एक तरफ तो तंद्राला से बढ़ रहा है और जो बस है वो भी आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उनके हृदय में निराशा छाई हुई है। और निराशा इसलिए छाई हुई है कि जो कौसानी है वो तो नज़दीक ही आ गया है, 18 मील की दूरी है, यानी कि 18 मील तक तो वो चले आए हैं और कौसानी वहाँ से सिर्फ 6 मील और बचा है। लेकिन जिस सौंदर्य के बारे में उन्होंने सुना था वैसा सौंदर्य अब उनको देखने को नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर जो लेखक है उसका मन है वो खिन्नता से भर जाता है। आज के इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे और अब जो शेष भाग है वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे वाली जो उनके द्वारा यात्रा का चित्रण किया गया है उस यात्रा को फिर हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।